नमस्ते विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब लोग? अच्छे ही होंगे। लॉकडाउन का नियमों का भी पालन कर रहे होंगे। मैं पूजा सैनी एसएन गर्ल्स बीएड कॉलेज नवलगढ़ से आपका यूट्यूब की इस लाइव क्लासेज में स्वागत करती हूँ। बीएड सेकेंड ईयर से एक समावेशी विद्यालय का निर्माण, जिसके अंतर्गत हम RTE 2009 को पढ़ रहे थे। हमने अध्याय 4 में अभी तक धाराओं 17 का अध्ययन किया है। आज हम धारा 18 की बात करते हैं। कल हमने धारा 17 में पढ़ा था कि धारा 17 को मैंने आपको बताया था कि किसी भी विद्यार्थी को मानसिक रूप से प्रताड़ित नहीं किया जाएगा, अर्थात उसे मारा पीटा नहीं जाएगा। आप अगर इसको याद करना चाहें तो ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे आपका अनुच्छेद 17 दिया हुआ है मूल अधिकारों में, जिसके अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत किया गया। उसी तरीके से ये धारा 17 भी बच्चों के मारपीट से संबंधित है, अर्थात उनके साथ ना तो कोई भेदभाव किया जाएगा, ना ही उनको मारा पीटा जाएगा, आदि बातों को लेकर इसमें कहा गया है। अब हम धारा 18 की बात करते हैं, जो कि आपकी इम्पोर्टेंट है। धारा 18 में बताया गया कि बिना सरकार की पूर्व अनुमति के कोई भी व्यक्ति स्कूल को संचालित नहीं कर सकता है। अर्थात अगर आप स्कूल खोलना चाहते हैं, बच्चों को शिक्षा देना चाहते हैं और अपना कोई निजी व्यवसाय के रूप में स्कूल को खोलना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सरकार से इसकी अनुमति लेनी होगी। बिना सरकार की अनुमति के आप इस विद्यालय को संचालित नहीं कर सकते, नहीं चला सकते, नहीं विद्यार्थियों को इसमें आप प्रवेश दे सकेंगे। अगर कोई व्यक्ति बिना ही सरकारी अनुमति के अगर विद्यालय को चलाता है तो वह उस पर कार्रवाई की जाएगी और ये उसकी मान्यता को भी वापस लिया जाएगा। लेकिन उसकी मान्यता लेने के पश्चात उसे सुनवाई का एक मौका दिया जाएगा और जो मान्यता वापसी पर जो उस स्कूल में जो छात्र पढ़ते हैं उन छात्रों को पास के ही किसी स्कूल में उनका एडमिशन करवाया जाएगा। अर्थात केवल स्कूल पे ही कार्यवाही होगी, बच्चों का इससे कोई नुकसान नहीं होता है। उनका दूसरी स्कूल में एडमिशन करवा दिया जाता है, जो कि वहाँ की आसपास के कोई ग्रामीण कोई सरकारी स्कूल हो या निजी स्कूल हो, उनमें उनका प्रवेश करवाया जाएगा। मान्यता समाप्त होने की तिथि के पश्चात उस विद्यालय में कोई कार्य नहीं होगा। अगर मान लो कोई व्यक्ति बिना किसी अनुमति के NOC के ही स्कूल चला रहा है और गवर्नमेंट को इसकी पता चल जाता है और उस पर कार्रवाई होती है और उसकी मान्यता को रद्द कर दिया जाता है, फिर भी वो विद्यालय नहीं मानता है और अपनी उस समाप्ति तिथि से फिर भी कार्य को करता रहता है और वो नहीं मानता है, तब गवर्नमेंट को दूसरा रास्ता अपनाना पड़ता है, अर्थात उस पर जुर्माना लगाना पड़ता है, वो भी 10,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। अर्थात अगर वो बिना किसी अनुमति के उसकी मान्यता रद्द करने के पश्चात भी अगर वो स्कूल को संचालित कर रहा है तो उसको प्रत्येक दिन का 10,000 रुपये जुर्माना भरना पड़ेगा। ये तो हमारे धारा 18 में कहा गया है। अब धारा 19 की बात करते हैं, जिसके अंतर्गत विद्यालय को मान्यता प्रदान करने की शर्तें हैं। अब विद्यालय है, अब जैसे गवर्नमेंट स्कूलों को मान्यता देती है तो सबसे पहले उसके मानकों को देखती है, उसकी सुविधाओं को देखती है। जैसे मान लो कोई प्राइवेट स्कूल मान्यता प्राप्त करना चाहता है तो उसके लिए वो गवर्नमेंट ये देखती है कि विद्यालय के पास पर्याप्त ज़मीन है कि नहीं, बच्चों के लिए खेलने की कोई व्यवस्था है कि नहीं, शौचालय की कितनी व्यवस्था है, कमरों की कितनी व्यवस्था है, फर्नीचर की कितनी व्यवस्था है, और सुख सुविधाओं की कितनी व्यवस्था है, पेयजल की कैसी व्यवस्था है और स्टाफ कितने हैं, आदि सभी सुविधाओं को देखते हुए ही किसी स्कूल को मान्यता दी जाएगी। आदि ही मानकों को देखकर ही स्कूल को मान्यता दी जाती है। अब हम धारा 20 की बात करते हैं। धारा 20 में है केंद्र सरकार द्वारा लिखित अधिसूचना द्वारा संशोधन संभव है, अर्थात इसमें अनुसूची 1 का भी वर्णन किया गया है। गवर्नमेंट केंद्र सरकार को ही उस अनुसूची में ही संशोधन करने का अधिकार होगा, न कि राज्य सरकार को। इसलिए ये हमारा केंद्र सरकार के अनुसूची 1 जिसका इसमें वर्णन दिया गया है उस पर केवल और केवल केंद्र सरकार का ही अधिकार होता है। स्थानीय सरकारों का या स्टेट गवर्नमेंट का इसमें कोई रोल या भाग नहीं होता है। अब हम धारा 21 की बात करते हैं, जो कि आपकी मोस्ट एंड इम्पोर्टेंट है, जो कि फर्स्ट ग्रेड के लिए भी
है और रीट के लिए भी है, और आपके समावेशी विद्यालय निर्माण में तो है ही है। जैसे धारा 21 SMC अर्थात विद्यालय प्रबंधन समिति, स्कूल मैनेजमेंट कमेटी। अब जैसे आप लोग लेसन में गए तो आपने वहाँ पे एक शायद बोर्ड देखा होगा, विद्यालय प्रबंधन समिति, जो कि उस वहाँ पे ऑफिस में लगा होता है, लेकिन आपने शायद उस पर ध्यान भी नहीं दिया हो। अगली बार आप जाए तो उस पर ध्यान ज़रूर देना, क्योंकि ये एक विद्यालय का निजी पार्ट है, जिसको निजी विद्यालयों को जैसे ही बनाने के लिए इसको शुरू किया गया है, और ये RTE 2009 के अनुसार इसको संचालित किया गया है। अब आज मैं इसको थोड़ा सा आपको विस्तार से बताती हूँ कि विद्यालय प्रबंधन समिति है क्या है। विद्यालय प्रबंधन समिति में 15 सदस्य होंगे। इसमें कितने सदस्य होंगे? 15 सदस्य, जिसमें से 50% महिलाओं का होना अनिवार्य होगा। अर्थात इसमें अगर 100 सीटें हैं तो वहाँ पर 50 महिलाएं ही कार्य करेगी। धारा 21 में विद्यालय प्रबंधन समिति के गठन के और कार्यों का वर्णन तो किया गया है। विद्यालय धारा 2 के खंड धारा 21 के क के अनुसार विद्यालय में एक समिति का गठन किया जाता है, जो इस प्रकार से होती है। ये विद्यालय की गतिविधियों में सहयोग देने के लिए और शिक्षा में गुणवत्ता लाने के लिए इसका गठन किया गया है। SMC का कार्य क्या है? विद्यालय में गतिविधियों को बढ़ावा देना और उसकी शिक्षण और शिक्षा में गुणवत्ता को सुधार करने के लिए ही इसका गठन किया गया है। अब आपने देखा होगा कि निजी विद्यालयों में भी थोड़ा सा कंट्रोल होता है, तो वहाँ पे अभिभावकों का भी कंट्रोल होता है। वो शिकायत कर देते हैं कि आपने ऐसा नहीं किया, हमारे बच्चों को ऐसा नहीं पढ़ाया। उसी की तर्ज के अनुसार या उसी की धारा के अनुसार इस SMC का गठन 2009 से लागू किया गया है। अब आप देखिए इसमें क्या होता है कि ये हर साल नई बनती है। ऐसे नहीं कि इसको एक बार बना दिया तो फिर इसको दोबारा बनाया ही नहीं जाएगा, ऐसा भी नहीं है। इसको हर साल नया बनाया जाता है, क्योंकि हर साल नए विद्यार्थी प्रवेश करते हैं विद्यालय में, तो नए विद्यार्थी भी जुड़ते जाते हैं। इसमें 15 सदस्यों की कार्यकारिणी समिति होती है, यानी अर्थात इसमें 15 सदस्य कार्य करते हैं, जिनमें से 7 महिलाएं होती है। अब हम बात करते हैं तो इसकी सदस्य संख्या की बात करते हैं तो अभिभावक, संरक्षण या जो भी जिसके अंडर में बच्चा रहता है वह 4 सदस्य होंगे और 7 इसमें महिलाएं होंगे, अर्थात 11 सदस्य हो गए टोटल। उस स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक और वहाँ की महिलाएं इसमें 11 सदस्य के रूप में इसमें कार्य करती है। अर्थात जैसे निजी विद्यालयों पे जैसे माता पिता का नियंत्रण होता है, उसी प्रकार से सरकारी विद्यालयों में भी अभिभावकों के नियंत्रण का थोड़ी सी रूपरेखा को बढ़ाया गया है। यानी इसमें 15 में से 11 सदस्य तो केवल माता पिता वहाँ की महिलाओं को बनाया गया है आसपास के। एक इसमें पदेन सदस्य होता है उस वार्ड का विधायक, जिस वार्ड में वो संचालित होता है उस वार्ड का विधायक भी उसका पदेन सदस्य होता है। फिर होता है एक पदेन सचिव, यानी जिस विद्यालय में इसका संचालन किया जाता है SMC का, वहाँ का HM या HM है तो ठीक है, नहीं कार्यवाहक प्रधानाध्यापक उस समिति का पदेन सचिव होगा। एक इसमें पदेन अध्यापक होता है, अर्थात इसमें प्रबोधक भी होते हैं या फिर वहाँ पे स्टाफ मेंबर्स जो कार्य करते हैं, उनमें से एक टीचर को इस समिति का सदस्य बनाया जाता है। तो एक होता है पदेन विद्यार्थी, अर्थात वहाँ के पढ़ने वाले विद्यार्थियों में से एक विद्यार्थी को इसका सदस्य बनाया जाते हैं। इस प्रकार से आपके ये 15 सदस्य होते हैं। ये विद्यालय की गतिविधियों को बढ़ाने के लिए, शिक्षा में गुणवत्ता को लाने के लिए ये जो 4 तो होते हैं, जैसे पदेन सचिव, पदेन सदस्य, विद्यार्थी, ये तो केवल एक समय पर रूपरेखा ही तैयार करते हैं। बाकी इनका जो 11 सदस्य, इनका पूर्ण रूप से इस पर नियंत्रण होता है। आज के लिए इतना ही, आगे का हम कल पढ़ेंगे। जय हिंद, जय भारत।